हेलो बच्चों, वेलकम अगेन टू योर ओन एजुकेशनल चैनल एग्जाम हट। डियर स्टूडेंट, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। वेव ऑप्टिक्स का सेकंड लेक्चर हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। लाइट के हमने बहुत सारे फिनोमेना अभी तक हमने स्टडी किए हैं, और अब हम वो फिनोमेना स्टडी करने जा रहे हैं जहां पे लाइट का वेव करेक्टर अपने को पता चलता है, या फिर वेव नेचर बिहेवियर का हमें पता चलता है लाइट का। इंटरफेरेंस का मतलब है क्या, कितने तरह का इंटरफेरेंस होता है, और इंटरफेरेंस कब कब कौन से टाइप का होगा, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इंटरफेरेंस के बारे में हम समझे उससे पहले हम कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म समझ लेते हैं जो इंटरफेरेंस के लिए अपने को चाहिए। स्क्रीन पे आप देख रहे हो, मैंने लिखा है कोहेरेंट सोर्सेस। देखो, इंटरफेरेंस का मतलब होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अगर मेरे पास में दो लाइट सोर्स है, उनको कोहेरेंट सोर्स कब कहेंगे? दो लाइट सोर्स मतलब जरूरी नहीं है कि जैसे माने सपोज करो कि भाई दो बल्ब है मेरे पास में, B1 और B2। बेशक उनकी पावर रेटिंग एक जैसी है, एक ही कंपनी से बने हुए होंगे, लेकिन वो कोहेरेंट सोर्स पॉसिबली नहीं होंगे। कोहेरेंट सोर्स हमेशा एक सिंगल सोर्स से बनाया जाता है। एक सिंगल सोर्स से हमने दो कोहेरेंट सोर्स बनाए हैं। कोहेरेंट सोर्स का मतलब क्या है, डेफिनेशन में हम समझते हैं। सबसे पहले, द टू सोर्सेस ऑफ लाइट आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ दे हैव सेम फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड टाइम पीरियड। सेम होना चाहिए, मतलब फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, टाइम पीरियड उसका क्या हो, सेम हो। एंड द कांस्टेंट और जीरो फेज डिफरेंस। उनकी जो लाइट है उनके बीच में फेज डिफरेंस या तो जीरो हो या फिर कांस्टेंट रहे। ऐसे कोहेरेंट सोर्स हम जनरली किससे बनाते हैं? सिंगल सोर्स से। मतलब मैं ये लिख सकता हूं, कोहेरेंट सोर्सेस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सिंगल सोर्स, सिंगल सोर्स ऑफ लाइट। लाइट के सिंगल सोर्स से हम इसको प्रोड्यूस करेंगे, एक ही सोर्स से। अब ये कैसे पॉसिबल होगा? जैसे मान लो कि मेरे पास में एक यहां पे बल्ब लगा रखा है। लेट्स सपोज ये एक बल्ब है, ठीक है। इस बल्ब के अंदर, इसके ठीक सामने मैंने एक कर्टेन लगा दिया। अब इस कर्टेन से ठीक बराबर डिस्टेंस पे यहां हमने क्या कर दिया, ठीक है, एक नैरो होल जो है हम क्रिएट करेंगे, ठीक है, स्लिट बनाएंगे यहां पे इस तरीके से, सपोज करो। अब क्या है कि जहां से ये लाइट यहां से एग्जिट होगी, तो यहां पे एक सोर्स S1 की तरह से, इधर जो स्क्रीन के इस तरफ का जो पोर्शन है, यहां पे हमें ऐसे लगेगा कि एक लाइट सोर्स यहां लग रहा है जिसमें से लाइट निकल रही है, एक सोर्स ये है जिसमें से लाइट आ रही है। अब ये दोनों जो लाइट है, इन लाइट का मेनली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एक ही सोर्स से प्रोड्यूस हो रही है, डेफिनेटली इनका जो फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड है वो हमने सेम कर दिया है। फेज डिफरेंस इनके बीच में या तो जीरो, या फिर इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कितना रखा हमने? कांस्टेंट रख दिया, जो फिक्स वैल्यू हमने कर दिया। जैसे π/6 पे हमने कांस्टेंट कर दिया तो फिक्स रहेगा। तो सिंगल सोर्स से हम प्रोड्यूस करेंगे। और इंटरफेरेंस में हम देखेंगे कि यहां पे एक स्क्रीन लगाई जाएगी, उस स्क्रीन के ऊपर हम इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं। तो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, वो दो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, दो लाइट सोर्सेस को कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट तभी कहेंगे जब उनकी जो लाइट है उनकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, टाइम पीरियड सेम रहे और उनके बीच का फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहे या फिर जीरो। अदरवाइज इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट कहलाएंगे, क्योंकि उनका मे बी या तो फ्रीक्वेंसी सेम नहीं मिलेगा या फेज डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी करेगा, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अभी देखो, कोहेरेंट सोर्स से जो लाइट प्रोड्यूस हुई वो इंटरफेरेंस करेगी। और इंटरफेरेंस का मतलब क्या है कि जैसे मैंने ये दो सोर्स लिए थे S1 और S2, इनसे जो लाइट एमिट हो रही है, ये लाइट आपस में सुपरिम्पोज करेगी। S1 सोर्स और S2 सोर्स से जो लाइट एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन,
ठीक है, या फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे इसका हमें क्या करना है, लाइट एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यानी द फिनोमिना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, दो लाइट सोर्स है, मैंने कहा कि एक लाइट सोर्स है, उसकी जो एनर्जी मान लो प्रोड्यूस हो रही है उसको मैंने y1 वेव से रिप्रेजेंट किया, जिसका एम्पलीट्यूड a sin ओमेगा टी कहा मैंने। दूसरा सोर्स हमने कंसीडर कर लिया y2, जिसके एम्पलीट्यूड को b और sin ओमेगा टी प्लस जो भी कोई कांस्टेंट फेज डिफरेंस है फाई हमने कंसीडर कर लिया। तो भाई ये दो सोर्स हमने y1 और y2 जो s1 और s2 सोर्स थे, सपोज करो उनमें से लाइट एमिट हो रही है। अब इन दोनों वेव्स को हम सुपरिम्पोज करेंगे, मिक्स करेंगे, ठीक है। इन दोनों को जब हम मिक्स करेंगे तो एक नई वेव बनेगी, रिजल्टेंट वेव बनेगी। वो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, ये डिपेंड करेगा कि उनके बीच का फेज डिफरेंस कितना है, ठीक है, और उनको हमने किस तरीके से सुपरिम्पोज किया है। तो बहरहाल हम ये सब जो डिस्कस कर रहे हैं ये ऑन किस पे बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। यानी हमारा जो स्क्रीन है उस स्क्रीन के ऊपर कहीं पे डार्क फ्रिंजेस मिलेंगे, कहीं पे ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगे। ये फिनोमेना हम क्या कहलाते, ये क्या कहेंगे इस फिनोमेना को, हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो सिंपली इंटरफेरेंस का मतलब है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। दिस लाइट कमिंग फ्रॉम द टू कोहेरेंट सोर्सेस, और कोहेरेंट सोर्सेस क्या है वो आपने समझ लिया। इंटरफेरेंस के बाद हम बात करते हैं कि इंटरफेरेंस, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस कैसे प्रोड्यूस करेंगे। कंडीशन फॉर कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। मान लो स्क्रीन के ऊपर अपने को कंटिन्यूसली एक सस्टेन्ड इंटरफेरेंस मिले, एक फिक्स इंटरफेरेंस हमें मिलता रहे। इसके लिए सबसे पहली चीज, जो लाइट आ रही है, लाइट मस्ट कमिंग फ्रॉम द टू कोहेरेंट सोर्सेस। दो कोहेरेंट सोर्स होना जरूरी है, कंपलसरी है, जिनका फेज डिफरेंस या तो जीरो हो या कांस्टेंट हो, और उनकी फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड या वेवलेंथ जो है वो क्या रहे, सेम रहे, ठीक है। नंबर दो, दोनों लाइट सोर्स मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स हो। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब सिंगल कलर की लाइट का इस्तेमाल किया गया हो। अगर सिंगल कलर की लाइट इस्तेमाल हम नहीं करेंगे तो स्क्रीन के ऊपर अपने को व्हाइट कलर अगर मैंने यूज किया तो स्क्रीन के ऊपर अलग अलग कलर की लाइट जो है विब्योर के पैटर्न से अरेंज होगी, और जो फ्रिंजेस होंगे वो एक दूसरे से ओवरलैप किए हुए मिलेंगे। तो एग्जैक्टली अपने को पता नहीं चलेगा कौन सा फ्रिंज कहां खत्म हो रहा है, कहां से शुरू हो रहा है। तो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस अपने को नहीं मिल पाएगा। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस के लिए दूसरी कंडीशन मैंने कहा कि मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स हो, और तीसरी कंडीशन है लाइट कंटिन्यूस नेचर की होनी चाहिए। मतलब लाइट जो है कंटिन्यूसली एमिट हो रही हो। जैसे हम जनरली जो इलेक्ट्रिकल बल्ब्स वगैरह की हम बात करते हैं तो वो लाइट कंटिन्यूसली एमिट नहीं करते हैं, ऐसे सोर्स से हम सस्टेन इंटरफेरेंस प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। सो कंडीशंस अपने को पता चल गई, सस्टेन इंटरफेरेंस कैसे प्रोड्यूस किया जाता है और उनके लिए क्या क्या नेसेसरी कंडीशंस हैं वो अपने को समझ में आ गया। बात करते हैं इंटरफेरेंस के टाइप कौन कौन से हैं। टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस बेटा, इंटरफेरेंस के टाइप की अगर बात की जाए तो दो तरह का इंटरफेरेंस मेनली होता है, जिसमें सबसे पहला हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सेकंड वन होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही किसको कह रहा हूं मैं। व्हाट डू यू मीन बाय कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो लाइट सोर्स हमने कहा था, जिनको कोहेरेंट सोर्स कहा था,
वो किस तरीके से सुपरिम्पोज करे एक दूसरे को। मान लो मैंने एक की लाइट को y1 से रिप्रेजेंट किया, जिसको मैंने लिखा a sin ओमेगा टी। फर्स्ट जो लाइट एमिट हो रही है फर्स्ट सोर्स से, उसका फेज है ओमेगा टी और उसका एम्पलीट्यूड मैंने लिया है a। और दूसरा जो सोर्स है, ये S1 सोर्स से लाइट एमिट हो रही है, दूसरा सोर्स है S2 जिससे लाइट एमिट हुई, Y2 जिसका एम्पलीट्यूड मैंने B कंसीडर किया। मे बी एम्पलीट्यूड दोनों का सेम हो, A और A, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पे डिफरेंट एम्पलीट्यूड इनका कंसीडर किया है। इनके बीच में फेज डिफरेंस में भी 0 भी हो सकता है, लेकिन मैंने फिर भी कहा कोई कांस्टेंट फेज डिफरेंस लेट्स सपोज पाई है। सो दीज आर द टू वेव्स एमिटिंग फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेस। अब ये एक दूसरे को सुपरिम्पोज करेंगे तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो नई रिजल्टेंट वेव बनती है उसका डिस्प्लेसमेंट y में कैसे लिख सकता हूं, y1 प्लस y2। इन दोनों वेव का हमें क्या करना है, सम करना है, अलजेब्रिक सम करना है। तो ये दोनों वेव्स मिलकर के एक नई वेव बनाएंगे। जो भी वेव बनेगी वो भी एक साइनोसाइडल वेव होगी, साइन वेव होगी, जिसका एम्पलीट्यूड हम कहेंगे कि उसका एम्पलीट्यूड, मान लो इनका जो y का जो एम्पलीट्यूड बनेगा, y जो भी हमारी वेव बनेगी उसको मैंने r और यहां लिखा साइन, यहां पे जो भी बनेगा एंगल थीटा, यानी फेज जो बनेगा थीटा। वेल r कितना होने वाला है, थीटा कितना होने वाला है, ये सब चीज तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बात करते हैं भाई मैं कंस्ट्रक्टिव कह ही किसको रहा हूं, कब जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम कह सकते हैं हो रहा है। दोनों सोर्सेज से जो लाइट है एमिट हुई वो एक दूसरे से इस तरीके से सुपरिम्पोज कर रही है। साइन वेव है, पहले की साइन वेव मान लो ये है, और दूसरा साइन वेव मैंने एक और बनाया, ठीक है, ये साइन वेव मैंने एक और बना दी, ये y1 और ये y2 एक दूसरे को सुपरिम्पोज करती है। जैसे ही सुपरिम्पोज अगर करती है, कंडीशन है कि दोनों सोर्सेस के क्रस्ट ओवर क्रस्ट फॉल कर रहा है या ट्रफ ओवर ट्रफ फॉल कर रहा है, ठीक है, यानी क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट फॉल करे या फिर ट्रफ के ऊपर ट्रफ फॉल कर रहा है, उस केस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और इनके सुपरिम्पोज करने से जो रिजल्टेंट वेव बनेगी, जब क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट फॉल करेगा या ट्रफ के ऊपर ट्रफ फॉल करेगा, तो रिजल्टेंट वेव जो बनेगी इससे, उस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये एम्पलीट्यूड होता है बेटा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। यहां मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को मैंने R से रिप्रेजेंट किया है, तो जो R होगा वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यानी एम्पलीट्यूड इंक्रीज हुआ रिजल्टेंट वेव का। अगर एम्पलीट्यूड इंक्रीज हुआ है तो डेफिनेटली हमने एक चीज स्टडी किया था, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, यानी इंटेंसिटी भी इंक्रीज होगी अगर एम्पलीट्यूड इंक्रीज हुआ है। तो अगर इंटेंसिटी इंक्रीज हुई है तो स्क्रीन के ऊपर अपने को ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगे, और इसी कंडीशंस को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं ब्रीफ में बता देता हूं, दो कोहेरेंट सोर्सेस की जो लाइट है वो एक दूसरे से इस तरीके से सुपरिम्पोज करती है कि क्रस्ट ओवर क्रस्ट फॉल कर रहा हो, ट्रफ ओवर ट्रफ फॉल कर रहा हो, जिससे रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा। और अगर एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है तो डेफिनेटली इंटेंसिटी जो है उनकी वो इंक्रीज होगी, इसकी स्क्रीन के ऊपर अपने को ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। इस कंडीशन को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वेल, कब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा इसके बारे में बात हम बाद में करेंगे, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में भी। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब कहूं मैं आप भाई, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का क्या मतलब है। अगेन मैंने कहा जो दो लाइट वेव्स हैं y1 और y2 एक दूसरे से सुपरिम्पोज करेगी, लेकिन इस बार सुपरिम्पोज कुछ ऐसे करी है कि एक का क्रस्ट तो दूसरे का ट्रफ, या पहले का ट्रफ है तो वो दूसरे के क्रस्ट पे फॉल कर रहे हैं। अब ऐसे कैसे होगा, जैसे मान लो मैंने कहा कि पहले का ये कोई वेव है और दूसरी वेव मैंने ऐसे बना दी, भाई ये कुछ दूसरी वेव है ऐसे। अब देखो ये क्रस्ट है तो ये ट्रफ है, एक टाइम पे ये दोनों सुपरिम्पोज करेगी, तो डेफिनेटली जो रिजल्टेंट वेव इनसे बनेगी, रिजल्टेंट वेव माने यहां पे एक रिजल्टेंट वेव बनाई, उसका एम्पलीट्यूड हो सकता है और भी डिक्रीज हो जाए या जीरो भी हो जाए। अगर दोनों का एम्पलीट्यूड, इसका और इसका एम्पलीट्यूड इक्वल है और एग्जैक्टली क्रस्ट ओवर ट्रफ फॉल कर रहा है या ट्रफ ओवर क्रस्ट फॉल कर रहा है, ऐसे में जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड जीरो भी होगा, इंटेंसिटी जीरो भी होगी।
क्योंकि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड होता है। सो वेल हमारे पास में y1 y2 और जो रिजल्टेंट वेव बनी थी y, उस y का एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है यहां पे, क्योंकि दोनों वेव्स इस तरीके से सुपरिम्पोज कर रही है कि क्रस्ट के ऊपर ट्रफ फॉल कर रहा है या दूसरे का ट्रफ और पहले का क्रस्ट, यानी सेम टू सेम नहीं होगा, क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट नहीं आएगा या ट्रफ के ऊपर ट्रफ फॉल नहीं करेगा। इससे क्या है, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है एंड हेंस द इंटेंसिटी डिक्रीजेस, और इसी की बदौलत अपने को इंटरफेरेंस जो मिलेगा, स्क्रीन के ऊपर डार्क फ्रिंज मिलता है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस क्या है, कितने तरह का है, ये तो अपने को क्लियर हो गया। अभी हम बात करते हैं कंडीशन। हम एक एनालिसिस करके देखते हैं, एक एनालिटिकल ट्रीटमेंट करके देखते हैं कि कंस्ट्रक्टिव कब होगा और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसके लिए मैंने क्या किया भाई, सबसे पहले तो हम ये बात समझते हैं कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा और किस कंडीशन में होगा। दो सोर्स है, दोनों सोर्सेस की जो लाइट है उनका एम्पलीट्यूड अलग अलग हमने ले रखा। ठीक है, एक सोर्स को मैंने S1 से रिप्रेजेंट किया था, एक सोर्स को मैंने S1 से रिप्रेजेंट किया, दूसरे सोर्स को मैंने S2 से रिप्रेजेंट किया, और जो रिजल्टेंट वेव्स है Y मिलेगी। ठीक है, और Y किसके बराबर, हमने कहा कि Y1 प्लस Y2। एम्पलीट्यूड की बात की जाए, एम्पलीट्यूड S1 के लिए A चूज किया है मैंने, S2 सोर्स के लिए जो लाइट एमिट होगी उसका एम्पलीट्यूड मैंने B। और अगर इंटेंसिटी की बात की जाए तो यहां पे इंटेंसिटी I1 विच इज इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट इनटू A स्क्वायर। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड हम लेते हैं। यहां पे जो इंटेंसिटी होगी लेट्स सपोज वो है I2 विच इज इक्वल्स टू K टाइम्स द स्क्वायर ऑफ B, और यहां जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिलेगी I विच इज इक्वल्स टू K टाइम्स द रिजल्टेंट का जो एम्पलीट्यूड बनेगा उसके स्क्वायर के। अब ये जो रिजल्टेंट R है ये कितना होगा, रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड कितना होगा और रिजल्टेंट की इंटेंसिटी कितनी होगी, ये हमें फाइंड आउट करनी है। हमारा y1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, y1 यहां पे है a साइन ओमेगा t को लेके चल रहा हूं, जहां पे y2 है वो y2 इज इक्वल टू b साइन ऑफ ओमेगा t लेके चल रहे हैं हम, प्लस में जो भी कांस्टेंट फेज डिफरेंस ले रहे हैं फाई। ठीक है, y1 और y2 के बीच में जो कांस्टेंट फेज डिफरेंस है वो है फाई। सो वेल अभी हम बात कर रहे हैं यहां पे a जो एम्पलीट्यूड है वो किसके बराबर है, a एम्पलीट्यूड किसके बराबर है, a इज इक्वल्स टू I1 अपॉन K और इसका स्क्वायर रूट, यहां पे I2 अपॉन K इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, ये चीज, और यहां पे R जो बनेगा वो R कितना होगा। मैं फाइनली यहां पे जो रिजल्ट बनने वाला है उस पे बात कर देता हूं। इंटेंसिटी जो निकल के आएगी, रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड बनेगा एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, बना कैसे है उसके बारे में बात करेंगे। रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड R से रिप्रेजेंट किया है, जो किसके बराबर आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a b cos ऑफ पाई, जो कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, और उसका हमने स्क्वायर रूट लेना है। तो ये तो रिजल्टेंट आएगा, जो रिजल्टेंट वेव बनेगी इनसे ये y, इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा वो R इतना होगा। किस पे डिपेंड कर रहा है, इस फाई पे, ये फेज डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है। ए और बी तो डेफिनेटली उनका एम्पलीट्यूड है जो फिक्स है स्टार्टिंग में हमने जो ले लिया, लेकिन ये फेज डिफरेंस इसमें प्लस करेगा इस फैक्टर को या माइनस करेगा, ये डिसाइड करेगा कि इंटरफेरेंस हमारा कौन से टाइप का होने वाला है। वेल इंटेंसिटी की भी बात कर लेते हैं, इंटेंसिटी क्या बनेगी इसकी, इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव बेटा,
रिजल्टेंट वेव की जो इंटेंसिटी रहने वाली है उसको हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आर स्क्वायर बनेगा, आर स्क्वायर को के इंटू आई लिख सकते, यहाँ पे देखो के टाइम्स आर स्क्वायर होता है आई, तो के तो कैंसिल हो जाएगा, इधर से भी आएगा, इसको मैंने लिखना है आई वन प्लस दूसरे वेव की आई टू ट्वाइस ऑफ आई वन आई टू और कोस ऑफ पाई, ये बनेगा, ये रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी बनेगी। मतलब फर्स्ट वेव की जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी, सेकंड लाइट की इंटेंसिटी ट्वाइस द रूट ऑफ आई वन आई टू कोस ऑफ फाई, कोस फाई अंडर रूट के अंदर नहीं है, ठीक है, ये आ गया। और अगर हम ये कहें कि दोनों का एम्पलीट्यूड इक्वल है, आई वन और आई टू भी इक्वल है, आई वन और आई टू भी इक्वल है, तो फिर आई कितना होगा, आई मैक्सिमम कितना होगा, मिनिमम कितना होगा, वो भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो बेटा आई मैक्सिमम जो बनेगा, याद रखना आई मैक्सिमम हमेशा कितना लिखा जाता है, आई वन प्लस आई टू, यहां पे हम जो लिखेंगे, और प्लस ट्वाइस ऑफ रूट आई वन आई टू, यहां पे कोस फाई जो था वो प्लस वन देगा, उस केस में आई मैक्सिमम ये होगी। और आई मिनिमम कब होगी, आई मिनिमम कितना होगा, आई वन प्लस आई टू माइनस ट्वाइस ऑफ रूट आई वन आई टू, और ये कब होगा, क्योंकि कोस पाई की जो वैल्यू है वो इस बार -1 हो गई होगी, पीछे वाले फॉर्मूले के साथ कंपेयर करोगे तो, ठीक है। ये फॉर्मूला मैक्सिमम और मिनिमम के लिए, रेशियो नहीं बात कर रहा हूं मैं अभी, आगे बात करेंगे। और ये जो आई मैक्सिमम है, अगर मैंने कहा इफ आई वन इक्वल्स टू आई टू हो, ठीक है, आई वन इक्वल्स टू आई टू हो जाए तो कितनी बनेगी, तो फिर देखिए आपका जो, इसको मैंने ओवरऑल ये कह दिया, आई के लिए जो इंटेंसिटी थी वो कितनी थी बेटा, आई वन प्लस आई टू प्लस ट्वाइस ऑफ रूट आई वन आई टू और कोस ऑफ फाई, ये हम पढ़ रहे थे। अभी हम ये कंडीशन मान के चल रहे हैं कि कोस फाई की वैल्यू प्लस या -1 नहीं ले रहा हूं मैं, मैक्सिमम या मिन की बात नहीं कर रहा हूं। तो अगर हम ये कहें कि भाई I1 और I2 इक्वल हो, सिर्फ इक्वल है, तो मैंने I इज इक्वल्स टू क्या लिखा इसके अंदर, I नोट कितना हो जाएगा 2I नोट प्लस ट्वाइस ऑफ, यहां पे I नोट इंटू I नोट रूट कैंसिल हो जाएगा, I नोट इंटू कॉस ऑफ पाई, और ये आ गया मेरे पास में भाई इस तरीके से ट्वाइस ऑफ आई नोट 1 प्लस कोस ऑफ पाई, और मैथमेटिकल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहां पे यूज कर रहे हैं, 1 प्लस कोस फाई का फॉर्मूला बनेगा, ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, यहां पे देखो 1 प्लस कोस ऑफ थीटा इक्वल्स टू ट्वाइस दी कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, ये आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं मैं। तो यहां पे आइडेंटिटी यूज जैसे ही करूंगा, आई इक्वल्स टू 2 ऑलरेडी है, तो 4 आई नोट कोस स्क्वायर 5/2 ये होगा। अब यहां से मैक्सिमम और मिनिमम कितना बनेगा, अब आप निकाल सकते हो कि अगर इंटेंसिटी इक्वल है तो आई मैक्सिमम कितनी बनेगी, आई मैक्सिमम बनेगी ये वैल्यू, कोस स्क्वायर 5/2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 4 टाइम्स दी आई नोट। और अगर मिनिमम की बात करें तो ये कितना होगा, यहां पे कोस स्क्वायर 5/2 इसकी वैल्यू 0 होगी, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां पे +1 और 0 के बीच वेरी करेगी, तो 0 अगर हो जाएगी तो इंटेंसिटी मिनिमम कितनी हो जाएगी उस केस में 0, ठीक है, उस केस में 0 हो जाएगी। तो ये तो इन जनरल मैंने ब्रीफ में बता दिया, लेकिन एक्चुअल में ये जो फॉर्मूला मैंने बनाया है, ये जो एम्पलीट्यूड का ये फॉर्मूला आया है या ये आया है, ये कहां से आया है, इसको भी हम एक बार बना के देख लेते हैं, फंडा क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे सबके। इसके लिए मैंने क्या किया भाई, मैंने कहा कि दो वेव्स थी जो हमारी, y1 इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, और दूसरी जो थी y2 विच इज इक्वल्स टू b sin ओमेगा t प्लस 5, इसको मैंने क्या कर लिया, दोनों को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाया, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2, और इसको जैसे ही ऐड करेंगे a sin ओमेगा t प्लस b sin ओमेगा t,
साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज कीजिए, साइन ओमेगा टी कोस ऑफ फाई प्लस यहां पे बनेगा भाई कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ पाई, ये बन जाएगा। अब b से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक टर्म तो ये मेरे पास में a साइन ओमेगा टी है, इसको आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा b साइन b कॉस ऑफ फाई इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो b साइन फाई इंटू कोस ऑफ ओमेगा टी। ठीक है बेटा। अब जरा देखिए इस टर्म में से और इस टर्म में से कुछ कॉमन आ रहा होगा, और वो है a प्लस यहां रह जाएगा b कोस ऑफ पाई इंटू में साइन ओमेगा टी। ठीक है, और इस टर्म में अपने को साफ साफ दिख रहा है कि b साइन फाई इंटू कोस ऑफ ओमेगा टी। अब यहां पे जो y आया है वो ये आया है, इसको मैं एक सिंपल हार्मोनिक साइन वेव के फॉर्म में लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं? अगर मैंने ये लिखा कि लेट a प्लस बी कॉस ऑफ फाई इज इक्वल्स टू, मैंने लिखा r कोस थीटा। r क्या है? रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड बनेगा, और थीटा जो रिजल्टेंट वेव होगा उसका फेज बनने वाला है। और इसी तरीके से मैंने कंसीडर किया भाई b साइन ऑफ पाई विच इज इक्वल्स टू r साइन ऑफ थीटा। इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 आप रख सकते हो। ठीक है, एम्पलीट्यूड कितना बनने वाला है? इन दोनों वेव्स को हमने क्या करना है? स्क्वायरिंग और एडिंग करनी है। ठीक है, फेज निकालना है, फेज निकाल सकते हो यहां से, इनको डिवाइड कर लो, 2 को 1 से डिवाइड कर दो, फेज आ जाएगा। फेज कितना होगा? टेंजेंट ऑफ थीटा सेकंड बाय 1 करोगे, सेकंड बाय 1 करोगे तो r से r कैंसिल हुआ, साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा, और ये बनेगा b साइन फाई अपॉन a प्लस b कॉस ऑफ फाई। एंगल आप इससे निकाल सकते हो, मतलब जो रिजल्टेंट बनेगा उसका एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड क्या बनेगा वो तो हम आगे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उसका फेज कितना रहने वाला है ये थीटा आ जाएगा यहां से। अब जो ये इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और 2, इसका हमने क्या करना है? स्क्वायरिंग एंड एडिंग करनी है। यस, अभी देखो स्क्वायरिंग एंड एडिंग, इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 का स्क्वायर किया, इक्वेशन 2 का स्क्वायर किया, ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो सिंपली मेरे पास क्या बचेगा? आर स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, यहां बने बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस यहां पे बनेगा इस पूरी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा यहाँ पे, a प्लस बी कोस ऑफ फाई, तो यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस ट्वाइस ऑफ a b कोस ऑफ फाई। इस टर्म में से और इस टर्म में से अगेन बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर साइन स्क्वायर फाई, यहाँ कोस स्क्वायर फाई, तो क्या बनेगा? ये भी 1 हो गया, तो मेरे पास टर्म आ गई आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस इसमें से बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इसमें से बी स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बचा साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है आपको पता है, तो ये आ गया मेरे पास ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस ऑफ फाई। तो मैंने ड्राइव जो किया था वो यहाँ आ गया, देखो रिजल्टेंट मैंने बताया था आपको, रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड जो बनेगा वो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी कोस ऑफ फाई, ये आ गया रिजल्टेंट। ओके, अब अगर रिजल्टेंट अपने को पता चल गया तो इसका इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करें? इसको ब्रीफ में आप स्क्रीनशॉट ले लो, कैसे निकाला है मैंने। ये सोर्स S1 का था और ये सोर्स S2 के लिए, ठीक है, और इनसे जो रिजल्टेंट बना वो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा करके। हाँ जी, अब बात करते हैं इंटेंसिटी मैंने कैसे कैलकुलेट की। मेरे पास में रिजल्ट आ गया R विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ फाई और इसका स्क्वायर रूट।
या इसको स्क्वायर रूट हटा करके हम क्या कर देते हैं, इसको स्क्वायर कर देते हैं। अब याद कीजिए मैंने आपको क्या बताया था कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड जो है ये लिखेंगे, या फिर आप चाहो तो इसको इक्वल टू के टाइम्स दी आर स्क्वायर लिख सकते हो। तो आर स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, रिजल्टेंट की जो भी इंटेंसिटी बनेगी अपॉन के। यहां पे ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी बनेगी, फिर जो भी इंटेंसिटी होगी I1 डिवाइड बाय के कांस्टेंट प्लस I2 डिवाइड बाय के ट्वाइस ऑफ ए की वैल्यू मैंने आपको बताई थी भाई, I1 इज इक्वल्स टू मैंने लिखा था के टाइम्स दी ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू लिखी थी I1 अपॉन के का स्क्वायर रूट। तो इसमें भी स्क्वायर रूट, इसमें भी स्क्वायर रूट है, तो आप इकट्ठा लिख लीजिए यहाँ पे I1 अपॉन के इंटू I2 अपॉन के इंटू कोस ऑफ फाई। देखो डायरेक्ट मैंने यहां पे भी के इंटू के स्क्वायर रूट के अंदर है, एक के यहां से मिल रहा है, यहां सबसे कॉमन आ रहा है, इधर भी के कॉमन आके कैंसिल हुआ। वेल इंटेंसिटी जो आ गई रिजल्टेंट वेव की वो आ गया I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस द रूट I1 I2 कोस ऑफ पाई, जो मैंने आपको पहले ही लिखवा दी थी। ये मैंने ऐसे कैलकुलेट किया है। और जो रिजल्टेंट का फेज होगा वो मैंने आपको डायरेक्ट बताया था, फेज ऑफ रिजल्टेंट टेंजेंट ऑफ थीटा इक्वल्स टू बी साइन फाई अपॉन ए प्लस बी कोस ऑफ पाई बनेगा बेटा। क्लियर है इतनी बात? ये तो अपने को समझ आ गया। जो मेन बात रह गई उस पे आते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक तो ये कि कब हमारा कंस्ट्रक्टिव और कब हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, उसके लिए फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए और पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए। फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच का रिलेशन भी अपने को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये भी, इस पे भी क्वेश्चन बहुत बनाता है। तो इसके लिए याद रखना ये रिलेशन, जब भी यहां पे फेज डिफरेंस लिख रहा हूं मैं, फेज डिफरेंस, तो अपॉन में फेज टोटल कितना लेते हैं 2 पाई, इक्वल टू यहां मैं लिख रहा हूं पाथ डिफरेंस, तो टोटल पाथ डिफरेंस एक वेव का लैम्डा होता है। अगर मैं लिख रहा हूं टाइम डिफरेंस, तो टोटल टाइम पीरियड टी होता है। ये है स्टैंडर्ड, एक ट्रिक आप मान सकते हो, इससे आप किसी में किसी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। फेज डिफरेंस से पाथ डिफरेंस के बीच में रिलेशन निकालना है तो निकाल सकते हो, जैसे मैंने इनको कंपेयर किया क्योंकि तीनों इक्वल है। जैसे ही मैंने फेज डिफरेंस निकालना है तो मैंने लिखा कि ले भाई फेज डिफरेंस आ गया, फेज डिफरेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू क्या आ जाएगा पाथ डिफरेंस, डायरेक्ट। ठीक है, ऐसे तैयार कर सकते हो आप, ऐसे टाइम के साथ में और इनके साथ में। वेल हमें चाहिएगा सबसे मेन चीज, तो देखो टाइम डिफरेंस भी पूछ सकता है वैसे तो, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस समझते हैं। कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कब जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने वाला है, ये चीज कैसे पता चलेगी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए सबसे पहले तो रिजल्टेंट जो बनेगा वो बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अंडर रूट। क्यों बनेगा ऐसा, इसी को मैंने लिख दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम होगा। कब होगा, कब होगा, व्हेन cos phi इज इक्वल्स टू +1। और I जो है इंटेंसिटी वो मैक्सिमम कितनी बनेगी, तो I इंटेंसिटी मैक्सिमम बनेगी I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस द रूट I1 I2, मैक्सिमम इंटेंसिटी ये बनेगी। ये भी कब बनेगी, जब cos पाई की वैल्यू +1 होगी। अब अपने को पता है cos की वैल्यू +1 कब कब होती है, तो उसके लिए अपने को पता है अगर हम cos phi इक्वल्स टू +1 लिख रहे हैं तो बेटा फेज कितना हो जाएगा,
किस किस जगह पे, फाई इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे भाई, एक तो जीरो पे, जीरो पे, ठीक है, फिर पाई पे लिखेंगे तो -1 हो जाता, पाई पे नहीं लेंगे तो कितना होगा, 2 पाई पे है, 4 पाई पे है, 6 पाई पे है, एंड सो ऑन। तो मैं लिख सकता हूं सिंपली 2n पाई, मतलब फेज कितना होना चाहिए, फेज मस्ट बी इक्वल्स टू 2n पाई, वेयर n इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फेज मस्ट बी, ये क्या है, 0 2 4 6 क्या है, इवन नंबर है, तो हम ये लिख सकते हैं फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फेज डिफरेंस शुड बी इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फेज डिफरेंस शुड बी इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए। और अगर पाई आपको पता चल गया तो पाथ डिफरेंस भी बता सकते हो। पाथ डिफरेंस क्या बनेगा, अभी मैंने आपको बताया था कि फेज डिफरेंस अपॉन 2 पाई, पाथ डिफरेंस अपॉन लैम्डा, इनको कंपेयर करना है, तो पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कितना बनेगा, आप लिखोगे लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस, और ये आ गया लैम्डा अपॉन 2 पाई, फेज डिफरेंस कितना था हमारे पास 2n पाई, सो ये आ गया टोटली n लैम्डा। यानी हम ये लिख सकते हैं फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस शुड बी कितना होना चाहिए, n यहां पे क्या था 1 2 3, तो हम कह सकते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ कह सकते, कंप्लीट वेवलेंथ। तो फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस दोनों अपने को पता चल गया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कितना होगा ये अपने को पता चल गया, ठीक है, बोर तो नहीं हो रहे हो, वो भी जो कोई बात नहीं, लेक्चर थोड़ा सा लेंथी है। अभी बात कर रहे हैं हम फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जो पढ़ाई से बोर होगा भाई वो जिंदगी में बोर हो जाएगा। यस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए रिजल्टेंट क्या बनेगा, तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, इन टू में कोस ऑफ फाइव था, कोस फाइव की वैल्यू अपने को क्या देगा, -1 देगा, तो -2ab बनेगा, और अल्टीमेटली इसका स्क्वायर रूट था, तो ये लिखेंगे a - b, ये मिनिमम वैल्यू होगी। और मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब हम कहेंगे कि कोस फाइव हमें -1 देता हो, ठीक है, तो ये r मिनिमम है। और i मिनिमम कितना होगा, ये बनेगा i1 प्लस i2 माइनस रूट i1 i2, ये भी सेम वही कंडीशन है, अगर कोस फाई की वैल्यू -1 है तो पाई फेज डिफरेंस, क्योंकि पाई फेज डिफरेंस था, वो कितना हो जाएगा, कब कब -1 होता है, पाई पे होता है भाई, 3 पाई पे होता है, पाई पाई 7 पाई, तो ये लिख सकते हैं अल्टीमेटली पाई इज इक्वल्स टू, मैंने लिख दिया 2n - 1 पाई, n की वैल्यू 1 पुट करूंगा पाई आ जाएगा, 2 पुट करेंगे 3 आ जाएगा, इस तरीके से ये आ जाएगा। तो ये मेरे पास में फेज डिफरेंस आ गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, सॉरी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो मैं लिखूंगा फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस the phase difference should be
फेज डिफरेंस शुड बी, ये क्या है, ओड मल्टीपल, ओड मल्टीपल ऑफ पाई। अब फेज पता चल गया तो पाथ डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। पाथ डिफरेंस के लिए लिखा था लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू में फेज डिफरेंस, तो ये आ जाएगा मेरे पास में लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 2n माइनस 1 इंटू पाई, पाई से पाई कैंसिल हुआ, तो पाथ डिफरेंस कितना आ गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, ये आ गया 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाय 2। ठीक है, यानी फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या आ गया, पाथ डिफरेंस शुड बी कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, ये क्या था हमारा ओड मल्टीपल, ओड मल्टीपल ऑफ हाफ दी वेवलेंथ, वेवलेंथ का आधा, लैम्डा बाय 2 है। ठीक है, तो ये कंडीशंस होगी, फेज डिफरेंस कितना होगा और पाथ डिफरेंस कितना होगा, कहां कहां पे अपने को फेज डिफरेंस कितना रखना पड़ेगा कंस्ट्रक्टिव के लिए और डिस्ट्रक्टिव के लिए, ये अपने को पता चल गया। ठीक है, एक शॉर्ट में ट्रिक और बता देता हूं जो हमारे काफी काम आने वाली है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे मैंने कहा कि भाई आई मैक्सिमम अपॉन, यहां लिखा मैंने आई मिनिमम, आई मैक्सिमम बनेगा a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, इसका कंप्लीट का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, या मैं इसको लिख सकता हूं भाई क्या 1 प्लस आर और 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या चीज है इस पे भी बात कर लेते हैं। ये आर मैंने लिखा है a बाई बी है, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड रेशियो, एम्पलीट्यूड रेशियो। ठीक है, एम्पलीट्यूड का रेशियो, आई मैक्सिमम इसके बराबर लिखा जा सकता है, और आई मैक्सिमम जो आप लिख रहे हो इसको आप इन शॉर्ट इसको ये भी लिख सकते हो, एक का वैल्यू बनेगा i1 रूट प्लस रूट i2 अपॉन रूट i1 माइनस रूट i2 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हो आप। ठीक है, ये एक छोटी सी ट्रिक हो गई अपनी। और आगे हम फ्रिंज विड्थ के साथ में क्या रिलेशन, फ्रिंज का कैसे फंडा जो है इसके साथ कनेक्ट करेंगे उसको भी समझते हैं। देखो भाई, जो इंटेंसिटी का रेशियो है ये तो हमारे एम्पलीट्यूड के साथ कैसे कनेक्टेड है ये तो पता चल गया। जो मैंने आपको एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपको बताऊंगा कैसे करते हैं हम, कोरेंट सोर्स जब मैंने आपको बताया था तो उस टाइम पे मैंने ये देखो ये बताया था, ये स्लिट विड्थ है, ये स्लिट की विड्थ कितनी रखी जाए। ठीक है, ये जो नैरो होल हमने S1 और S2 यहाँ एक स्क्रीन मैंने कहा था कि ये लगाएंगे हैं, कर्टेन लगाएंगे, तो यहाँ पे एक होल क्रिएट कर दिया, S1 और S2 दो होल हमने क्रिएट कर दिए जो हमारे कोरेंट सोर्सेस की तरह से बिहेव करेंगे। इनकी विड्थ कितनी होगी, विड्थ भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसकी विड्थ कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट की जो इंटेंसिटी होगी और सेकंड की जो इंटेंसिटी होगी उसको आप लिख सकते हो a अपॉन बी का कंप्लीट का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको आप इक्वल टू विड्थ ऑफ W1 W2, ठीक है, इसके बराबर भी लिख सकते हो, या इक्वल टू आर स्क्वायर लिख सकते हो। आर क्या है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। इन दोनों को मिला करके क्वेश्चन आता है बेटा, इन दोनों को मिला के क्वेश्चन आता है। हो सकता है आपको इंडिविजुअल सोर्सेस की इंटेंसिटीज का रेशियो दे रखा हो और हमें आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का रेशियो निकालना हो, तो ये वैल्यूज अगर अपने को पता है तो इसमें रखो या इससे निकालो, जैसे भी आपकी मर्जी है। या हो सकता है आई मैक्सिमम टू द आई मिनिमम का रेशियो दे रखा है और विड्थ का रेशियो, स्लिट विड्थ का रेशियो अपने को निकालना हो, ऐसे टाइप का क्वेश्चन होता है।
आज का लेक्चर बेशक लेंथी था लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जिसके अंदर हमने इंटरफेरेंस के बारे में स्टडी किया कि इंटरफेरेंस होता क्या है और किस प्रिंसिपल को इंटरफेरेंस फॉलो करता है, कितने तरह के इंटरफेरेंस है, कब कब वो इंटरफेरेंस हो सकता है, उनके लिए कोहेरेंट सोर्सेस चाहिए होते हैं, कोहेरेंट सोर्सेस है क्या, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस किस तरीके से प्रोड्यूस किया जा सकता है, और साथ ही साथ हमने सीखा कि जो हमारा एक किस्म से ये कह सकते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा हमें कब मिलेगा, या ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस क्या होगा, ये कंडीशन हमने आज निकाल के और ड्राइव करके देखी। तो आज इतना ही पढ़ेंगे, जुड़े रहिए हमारी एग्जाम हट टीम के साथ। जय हिंद, जय भारत।